वो बच्ची घर में अकेली थी, सुबह पढ़ रही थी 4 बजे से। चूँकि वो पूर्व नौकर था, उस सारी परिस्थिति पता थी। वो एक चाबी उठाता है वहाँ से, सेकंड चाबी, और वो वहाँ से खोल लेता है, पहुँच जाता है। ऐसे अपराधी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कानून क्या कहता है? जो है देखिए बहुत दुर्भाग्य की घटना है। सबकी संवेदनाएं उस पूरे आईआरएस परिवार के साथ है कि आपकी बेटी के साथ, क्योंकि वो जो चली गई, कानून कभी भी किसी को वापस नहीं ला सकता। सेक्स के प्रति जो है उसकी जो वो है भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा आग्रह है। और वो अभी वो अपने आप को कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन वो गलती नहीं, वो कहीं ना कहीं पूरा ट्रिगर था। सोचिए 8 घंटा पहले, 8 घंटे के अंदर वो 2 रेप करता है और यहाँ मर्डर तक करता है। वो उसको भी मारने की कोशिश किया था, वहाँ भी भाग गया। यहाँ पे वो लड़की अकेली पाई गई, उसको मार दिया। उसके बाद जो है सीढ़ी से नीचे खींचता है, ड्रोन स्ट्रीम करता है, सारी चीज़ें। इसमें इनको सजाए मौत देगी। पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और पुलिस को करना भी चाहिए। हिंदुस्तान की एक बेटी जिसको शिक्षा में इतनी प्रतिभाशाली कि 12वीं में टॉप करती है, आईआईटी कर चुकी है और यूपीएससी की तैयारी कर रही है, भारतीय जो सेवा है उसमें जाना चाहती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन करना चाहती है, हिंदुस्तान की सेवा करना चाहती है। लेकिन 22 साल की इस बच्ची के साथ में कैसी दिल्ली में घटना होती है पूरे देश में, जिससे दहशत कायम हो जाती है। लोगों को, बेटियों को चिंता होने लगती है। उसको बेरहमी से कत्ल किया जाता है और करने वाला एक उसी परिवार का एक पूर्व नौकर होता है, जो एक युवा था, वो भी 22-23 साल का था। और उसकी खौफनाक, उसकी जहनी, उसकी जो उसके अंदर आपराधिक मानसिकता, वो इससे समझा जा सकता है कि जब इस आईआरएस की ये बेटी जो है, जिसके साथ जब वो दुष्कर्म हत्या करता है, उससे 8 घंटे पहले वो दिल्ली से दूर अलवर में अपने एक दोस्त की पत्नी से भी दुष्कर्म कर चुका होता है और उसको मारने की कोशिश कर चुका होता है। वहाँ से एम्बुलेंस में बैठ के भाग कर आता है और यहाँ पर आकर एक और अंजाम, यानी कि वो घोर आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति था और यहाँ रह रहा था। क्या क्या हुआ होगा, कैसी गलतियाँ हो गई पता नहीं। लेकिन मैं सर, वकील साहब हमारे साथ हैं, सूरज कुमार झा जी। अब मेरे सहित बहुत सारे हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में है कि ऐसे अपराधी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कानून क्या कहता है। क्या जिस तरह की घटना है, आप भी 2-3 दिन से उसे फॉलो कर रहे हो, पुलिस को, ख़ास तौर से पुलिस की चार्जशीट, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की कहानी, पुलिस की वो सारी चीज़ चार्जशीट में जो रहेगी, बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन जो आप देख पा रहे हो, इसको किस तरह की सज़ा कानून में, किस तरह का मर्डर माना जाएगा, किस तरह की सज़ा हो? बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरीके से दर्दनाक घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानता हूँ कि कानून में प्रथम दृष्टया जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन है, जो एकदम दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में जो है इसको कोटि में आने वाला अपराध है और इनमें इसको कम से कम सजाए मौत मिलनी चाहिए। कारण क्या है कि इसको जो पूर्व कर्मचारी था इसी घर का, 20,000 रुपये में जॉब पे करता था। कुछ पैसे का इशू था जिसको लेकर रिवेंज हुआ और वहाँ पे इसको डिसमिसल को ह्यूमिलिएशन मान लिया और पैसे का जो इशू था वो ट्रिगर हो गया और उस पर वो आता है अलवर में रेप करके, वहाँ पर उसके दोस्त की पत्नी, जैसा कि आप अभी बता रहे थे। और उसके बाद वो यहाँ पे अपनी मालकिन के जो बेटी है उसको रेप करता है, वहाँ उसको मोलेस्ट करके रेप करता है, तार से उसको मोबाइल के केबल तार से उसको गला दबा करके फिर अनकॉन्शियस हालत में भी फिर से वापस रेप करता है, फिर मार देता है जान से। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जो बच्चन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1980 का जजमेंट था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन केस में भी जो है आप फांसी की सजा दें। ये केस एकदम फिट केस है कि आप जो है देखिए बहुत दुर्भाग्य की घटना है। सबकी संवेदनाएं उस पूरे आईआरएस परिवार के साथ है कि आपकी बेटी के साथ, क्योंकि वो जो चली गई, कानून कभी भी किसी को वापस नहीं ला सकता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि अभियुक्त जो है, और अभी पुलिस के इंट्रोगेशन में ये बात आ रहा है कि अभियुक्त जो है मनोरोगी है, उसमें कई उसके मोबाइल से कुछ वीडियोज मिले हैं और वो सेक्स के प्रति जो है उसकी जो वो है भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा आग्रह है। और वो अभी वो अपने आप को कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन वो गलती नहीं, वो कहीं ना कहीं पूरा ट्रिगर था। सोचिए 8 घंटा पहले, 8 घंटे के अंदर वो 2 रेप करता है और यहाँ मर्डर तक करता है। वो उसको भी मारने की कोशिश किया था, वहाँ भी भाग गया। यहाँ पे वो लड़की अकेली पाई गई, उसको मार दिया। उसके बाद जो है सीढ़ी से नीचे खींचता है, ड्रोन स्ट्रीम करता है, सारी चीज़ें। मेरा ये मानना है कि जो इसमें जो सेशन कोर्ट होगी, दिल्ली की सेशन कोर्ट, इसमें इनको सजाए मौत देगी। पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और पुलिस को करना भी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये केस में जब ट्रायल चलेगा तो प्रोसिक्यूशन अपनी सारी विटनेस लाएंगे, सारे कुछ। ये प्रथम दृष्टिया ही सजाए मौत कम से कम मिलनी चाहिए। आजीवन कारावास कोई मामला ही नहीं बनता, कम से कम इसमें जो हैंग टू डेथ जो है सेंटेंस, वो इम्पोज होना चाहिए। चीज़ वकील साहब मेरे दिमाग में आती है क्योंकि मैं बहुत समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैंने कई क्राइम के केसों को नज़दीक से देखा और कई ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन अदालत में कई स्टेप होते हैं, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा
क्या ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने की मांग करनी होती है या खुद ही चला जाए? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट होती हैं और इसमें मैं मानता हूँ कि इसको जो प्रिंसिपल जज जो भी होंगे, उसको केस असाइन करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही होती है। पुलिस ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्ट है दिल्ली का, अलग-अलग अदालतों में अलग-अलग कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट डेज़िग्नेट किया गया है। वो सेम जज ही होते हैं, सेम पावर के जो सेशन जज होते हैं, उन्हीं में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको अलॉट किया जाएगा और मैं मानता हूँ इसको डे टू डे हियरिंग करके जल्दी से जल्दी इसको चार्जशीट पेश होकर डे टू डे हियरिंग करके चार्ज फ्रेम करके प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होगी, फिर डिफेंस एविडेंस आएगा और स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज करा के इनको सेंटेंस हो जाएगी। और मैं मानता हूँ प्रथम दृष्टया ये केस जो है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, लेकिन ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है। इसमें कम से कम इनको फांसी की सजा जो है अवार्ड होनी चाहिए, इनको मिलनी एक चाहिए। चीज़ वकील साहब, चूंकि आप वकील लोगों को बचाते भी हो, जी निर्दोष लोगों को, जी। मैं हमेशा ये जोड़ता हूँ। बिल्कुल कई लोग ये कहते हैं कि कई लोग फंसते भी हैं और कई लोग अपराधियों को सजा भी दिलाते हो आप। दोनों काम वकीलों के ही हैं। बिल्कुल। इस केस में चूंकि जो घटना बताई जा रही, वो ये बताई जा रही है कि वो बच्ची घर में अकेली थी, सुबह पढ़ रही थी 4 बजे से, माँ बाप उठते हैं वो और जा कर के मॉर्निंग वॉक और जिम के लिए जाते हैं। चूँकि वो पूर्व नौकर था, सारी परिस्थिति पता थी। वो एक चाबी उठाता है वहाँ से, सेकंड चाबी, और वो वहाँ से खोल लेता है, पहुँच जाता है। तो इसमें कई बार, अब बेटी वो तो है नहीं जिसके साथ हुआ, तो गवाह मिलना भी मुश्किल है। जी। तो कई परिस्थितिजन्य साक्ष्य होंगे, कई जी। साइंटिफिक एविडेंस होंगे। तो पुलिस हालांकि बहुत समझदार है, लेकिन एक वकील के तौर पर उसको फांसी को दिलाने के लिए आपकी पुलिस की थ्योरी में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी लगती हैं, जो ज़रूर, हालांकि फॉरेंसिक टीम भी बहुत अच्छे से गई है, पुलिस ने काम तो बहुत अच्छे से करा है, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि वहाँ का मौजूदा कोई गवाह ना होने के बावजूद आप ऐसे शख्स को फांसी कैसे दिलवाएं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात जो कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अगर आपको डायरेक्ट एविडेंस ना हो तो सर्कमस्टेंशियल जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य वो होने चाहिए और होते ही हैं। सबसे पहला क्राइम, जब भी क्राइम हो गया, इंसिडेंस हो गई, उसके बाद सबसे क्राइम स्पॉट जो है, क्राइम सीन है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। वहाँ फॉरेंसिक की टीम आती है, वहाँ पे डीएनए लिया जाता है, स्वैब लिया जाता है, सारा चीज़। फिर उनके जो रेप केस है, सेक्सुअल असॉल्ट में, उनके अंडरगारमेंट्स, कपड़े, उसको प्रिजर्व किए जाते हैं। फिर चूंकि मर्डर है तो इसमें जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क है, अच्छा, इसमें लड़की अपने आप को बचाव भी की है, क्योंकि कोई भी किसी को गला दबाएगा तो अपने आप को बचाव करेगा ही करेगा। स्ट्रैंगुलेशन मार्क, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आना है। विसरा रिपोर्ट थोड़ी लेट आती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रमा फेसाई इसमें रेप की पुष्टि करता है और मर्डर की पुष्टि करता है, गला दबा के स्ट्रैंगुलेशन से हुआ है। ठीक, ऑक्सीजन की नस बंद हो गई दबाने से और फिर जो है उसकी मौत हुई है। ये चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो रही है सबसे बड़ा। फिर गवाह जो और भी गवाह हैं, और देखा जाए कि सोसाइटी का एग्जिट, इनके घर में सीसीटीवी, चूंकि बहुत बड़े IRS ऑफिसर हैं, तो सीसीटीवी फुटेज में आना जाना सब कुछ होगा। लास्ट इन थ्योरी भी इसमें काम की जाएगी, कौन लास्ट टाइम घर में था, इनके आने और जाने, क्योंकि कोशिश क्या है कि अपने आप को तुरंत निकला है वहाँ से, तो वो चीज़ है। उसके बाद में कहीं यहाँ से भी क्राइम कर, जैसे अलवर से भाग करके दिल्ली आया था, दिल्ली से भी क्राइम करके कहीं भाग ही रहा था, उसको उठाया गया पकड़ के, तो वो चीज़ देखी जाएगी, सीसीटीवी फुटेज देखी जाएगी, उसको प्रिजर्व किया जाएगा। टाइमिंग एक चीज़ टाइमिंग मैच करनी चाहती है, क्योंकि शारदा बिरजी चंद का जो जजमेंट है, पंचशील सिद्धांत बताता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तभी एस्टैब्लिश होगा जब उसकी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ेंगी। और इस केस में जो पुलिस बहुत तत्परता से काम कर रही है, मैं मानता हूँ कि कोई भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए और इस तरह के जघन्य अपराध में पुलिस को बहुत संजीदगी से केस काम करना चाहिए, और पुलिस में कर भी रही है। जल्दबाजी के अलावा एक चीज़ को, डीएनए का सारा चीज़ आप प्रिजर्व करेंगे, फॉरेंसिक देखेंगे, फुट स्टेप सब की है। हाँ, जब अब एक लोकार्ड प्रिंसिपल माना जाता है। लोकार्ड प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई अपराधी कभी क्राइम सीन पे आया है कभी, तो या तो कुछ लेके जाएगा या कुछ छोड़ के जाएगा। अब लेके जाने मतलब कुछ एविडेंस लेके जा सकते हैं, छोड़ के मतलब जैसे उसका फुटप्रिंट छूट सकता है, उसका कोई डीएनए छूट सकता है। डीएनए मतलब अगर आप थूकते भी हैं तो टेक्निकली आप डीएनए ही थूक रहे हैं, आपका बाल, हर चीज़ डीएनए हो सकता है। तो अगर वहाँ पे अगर वो क्राइम सीन पाया, वो तो था ही क्राइम सीन पे, तो लोकार्ड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग भी वो कन्विक्ट होगा। और मैं मानता हूँ पुलिस अभी बहुत सारी विवेचना भी होनी है, और कैमरा भी खंगाला जा रहा होगा, कहाँ कहाँ गया, एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। सीसीटीवी कई आए हैं। हाँ, बिल्कुल, कई आए हैं और जाना उसका जाएगा, कब आया, कब गया, क्या था, और सारी चीज़ें। और इस घर में चूंकि, अब ये बात बिल्कुल आप सही करें, हेमराज की केस की तरह ही था ये भी केस, कि इस केस में चूंकि अपराधी पहले से इस घर में आता जाता रहा, उसका घर कर्मचारी रहा है, और उसी वाले केस की नजरिए से वो छूट गया, वो वही मेरे दिमाग में है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ वो छूट गया, वहाँ हाईकोर्ट से उसको जो है एक्विटल हो गया, उनके दोनों फादर मदर को, राजेश तलवार और नूपुर तलवार को। इस केस में मुझे लगता है कि ये कन्विक्ट हो जाएंगे, जो राहुल मीना है वो कन्विक्ट होना ही होना, क्योंकि और कोई नहीं है, वहीं है, सिर्फ एक दो लोग हैं, एक की मौत हो गई, दूसरा वहाँ पे है, उसके बाद भागता हुआ दिख रहा है सारा चीज़। अब पुलिस वाले वहाँ पे सारा कुछ प्रिजर्व किए होंगे एविडेंस, और उसको डिजिटल एविडेंस भी कुछ होगा, कुछ प्रिंट होगा, कुछ फिजिकल फॉर्म में होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फॉरेंसिक डिटेल्ड होती है चीज़, एक एक चीज़ को कलेक्ट किया जाता है, सैम्पलिंग होती है उसकी। एक चीज़ वो तो मैं समझ गया, आपने बता दिया, फॉरेंसिक में सारी चीज़ें आ गई। जी।
और डिटेलिंग जो आप बता रहे परिस्थितिजन्य साक्ष्य को जोड़ने के लिए सीसीटीवी की टाइमिंग आ गई, लोगों के उससे जो उसका जो मोटो है उसको सिद्ध करने के लिए बयान आ गया, मोटिव आना बिल्कुल। मोटिव के लिए मर्डर केस में मोटिव बहुत जरूरी होता है और इस केस में मोटिव आ गया कि ह्यूमिलिएशन प्लस पैसे को लेकर के जो था से। और दूसरी बात ये इस बंदे का साइकोलॉजिकल इंप्रेशन इस तरीके का है कि सेक्सुअल ऑफेंस मतलब एक्ट की तरफ ज़्यादा वो होता है। वहाँ पहले भी भाग के वहाँ पुलिस ने को बयान हुआ, पुलिस ने कुछ जानकारी ली है कि ये बंदा ऐसा था जो ऐसी महिलाओं के पास जाता था जिनसे पैसा दे के अपनी हवस को मिटाया जा सके। तो यानी कि ये सेक्सुअल रूप से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आक्रामक था। एक चीज़ इसमें ये है कि जो आपने पहले शब्द का उससे मुझे थोड़ा सा मतलब मेरे तो क्रोध इतना कि इसको फांसी हो जितनी जल्दी हो, दिमाग में ये है, पर ये था कि ये दिमागी तौर पे वो है तो इसका लाभ तो नहीं मिल जाएगा कि दिमागी तौर पे विक्षिप्त हो, मतलब विक्षिप्त सिद्ध हो जाए, ऐसा कोई वकील सिद्ध कर सके? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और सीआरपीसी 328 329 इस बात की बात करता है, उसे आपराधिक मानसिकता में लिया जाएगा ना, मानसिकता में लिया जाएगा। और ये बता मानसिकता नहीं विक्षित मानसिकता में अगर कोई लेता है पहली बात तो उसमें ये होता है कि ट्रायल को होल्ड किया जाता है। आप जो 328 300 इस पे एक नेल पॉलिश करके एक मूवी भी है, अगर आप देखेंगे नेल पॉलिश करके, बहुत अच्छी मूवी है मानव कौल की, बॉलीवुड की, उसमें ये है वो मूवी। और सीआरपीसी भी ये कहता 328 और 329 कि आपको अगर कोई एक्यूज लेता है डिफेंस की हमें दिमागी हालत में नहीं है तो तब तक उसको एसाइलम में भेजा जाता है, मेंटल एसाइलम में। मेंटल एसाइलम डॉक्टर की टीम बनती है और डिटरमाइन करता है कि बहाना कर रहा है कि एक्चुअल में है, और फिर ठीक होने तक ही ट्रायल रुकता है। ठीक जहां आप ठीक हुए वापस से ट्रायल में आप ले जाएंगे, यानी एक्सजनरेट नहीं होंगे, ये छूटेंगे नहीं। ये मैक्सिमम जो आप कह रहे हैं, जो आपकी यार किसी की भी आशंका हो सकती है कि वो मेंटल वो ना ले डिफेंस, बयान आ रहा है कि वो दिमागी तौर पे वो था, ये इससे फायदा तो नहीं उठा लेगा, बिल्कुल फायदा नहीं उठा सकता। और ये क्रिमिनल एक्ट है और उसका प्रीवियस कंडक्ट भी वहाँ का एल्बर का है, यहाँ भी है। और इसने बहुत सारे और जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से काम किया है, छीना झपटी भी किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, कुछ सामान भी उठा पैसा भी लेकर गया है, पैसा भी ले गया है और केबल के तार से उसको पीछे गला दबा के मारा है। तो ये कहीं विक्षिप्त प्राणी का नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर के वही बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि बच्चन सिंह का जो केस मैं बता रहा था 1980 का, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 5 जज बेंच ने साफ साफ कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में भी फांसी देनी चाहिए। माछी सिंह का भी जजमेंट 1883 का जजमेंट है। फिर धनंजय चटर्जी वाला जजमेंट है जिसमें उसको धनंजय चटर्जी को 2004 का जजमेंट है, धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें भी उनको सजा मिली थी फांसी की। और दीना का जजमेंट है। बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वेल एस्टैब्लिश कर दिया कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर जब हो, यानी कोई एक अपराध उसके साथ और दूसरी अपराध हो, यानी यहाँ पे छीना झपटी भी हुई है, योजना, हाँ बिल्कुल योजना तरीके से मर्डर भी किया है, रेप भी किया है। तो ये मैं मानता हूँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन है और ये लागू होगा ही होगा बिल्कुल। इसमें आजीवन कारावास होने की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ कम से कम सजा होगी हैंग टिल डेथ, जो सीआरपीसी 354(3) कहता है हैंग टिल डेथ, तो यहाँ भी हैंग टिल डेथ होगा। यहाँ सेशन कोर्ट में मैं मानता हूँ कि डे टू डे हेयरिंग इस पे, चूंकि आप देखेंगे दिल्ली रेप केस में भी बाद में चूंकि क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुए 2013 में, फिर सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट 2018 में हुए, उसमें साफ साफ कहा गया कि 60 दिन के अंदर आप चार्जशीट फाइल करिए और तुरंत डे टू डे हेयरिंग कर पाइए। और साथ साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रहे कि विटनेस प्रोटेक्शन भी हो, किसी तरीके का कोई थ्रेट ना हो अक्यूज की या उसके फैमिली वाले की तरफ विटनेस को, चूँकि यहाँ पे विटनेस वो जो विटनेस या उनके जो कंप्लेनेंट जो विक्टिम के फादर मदर हैं वेल एस्टैब्लिश ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पढ़े लिखे हैं। अब ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण से हो गई, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनके वकील दिल्ली सरकार के जो शासकीय अधिवक्ता होंगे वो इस बात को पूरा ध्यान देंगे कि किसी तरह की उनको कोई दिक्कत ना हो और तुरंत इसको जो आरोपी जो गलत काम किया, दुर्भाग्यजनक काम किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, उसको फांसी की सजा तुरंत, मतलब एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करके जो कानून है। चूँकि भारत में जो मोहम्मद आमिर अजमल कसाब था जो बम्बई अटैक में जो था, उसको भी फेयर ट्रायल मिला था, तो फेयर ट्रायल तो एक संविधान का एक अधिकार है, तो उसको भी मिलेगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें सजा जो है डे टू डे हेयरिंग करके इनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। डिले करना कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन होगा विक्टिम के, उनके परिवारों के खिलाफ। तो हम सब यही सोचेंगे और यही मांग सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे जघन्य अपराधी को, ऐसे व्यक्ति को जो 14-15 घंटे के अंदर 2-2 महिलाओं को दुष्कर्म करता है, एक को मारने की कोशिश करता है, हालांकि उसकी जान बच जाती है, लेकिन दूसरी एक बच्ची को कत्ल कर देता है, मार देता है, लूट देता है। उम्मीद है उसे फांसी की सज़ा जल्द से जल्द मिलेगी ताकि एक संदेश भी जाए और अपराधियों के मन में डर पैदा हो। फिलहाल इस घटना को आप क्या समझते हैं, क्या किस तरह की सुरक्षा बरतनी चाहिए? आप भी सब घटना को बहुत जगह समाचार पढ़ रहे होंगे, आपकी क्या सोच है, किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है? और अगर आपने कुछ ऐसा देखा है इस केस में, आप सहयोग कर सकते हैं, कोई आपके पास साक्ष्य है, आपने उसको आते जाते देखा है, तो आप इस केस से खुद को अलग बिल्कुल मत करिए, गवाह के रूप में भी पहुँचिए और सज़ा दिलाने में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो के हम सबको मिलकर करनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.